हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन बुक की, जो कि आपके सभी यूजी कोर्सेज में और सेमेस्टर 1 to 6 में चलती है, जिसके आज यूनिट 1 हम देखेंगे, जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, और वैसे भी इस बुक के अंदर केवल 3 यूनिट्स हैं, और 3 यूनिट से ही आपको जो क्वेश्चन इस तरह के पूछते हैं, जिससे बच्चा जो है काफी डर जाता है। क्यों? क्योंकि वो यूनिट को पढ़ता नहीं है। और ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट का हमेशा ये रहा है कि क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते हैं, इसमें हमेशा क्वेश्चन चेंज होते हैं, तो इसके लिए आपको यूनिट पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई। अब एस्पेक्ट्स ऑफ द जो नोवेल है, इसको लिखा किसने? E.M. फॉरेस्टर ने लिखा है, और काफी इंपॉर्टेंट यूनिट आपके हो जाते हैं, इसको हम देखने वाले। ठीक है, आगे बात करें, अगर आपको फ्री PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक। और आगे बात करें बस की इंट्रोडक्शन की, तो इसको लिखा कब है, कब पब्लिश करा गया, सब बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो जो E.M. फॉरेस्टर है ना, इन्होंने लिखी कौन सी बुक भाई? एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, जो हम पढ़ भी रहे हैं। कब लिखी है? 1927 में लिखी थी। ठीक है, E.M. फॉरेस्टर है कौन? आप देख सकते हो। ठीक है, E.M. फॉरेस्टर जो कि काफी फेमस नोवेलिस्ट है अपने टाइम के। ठीक है ना, आगे चले। दिस बुक इज एन इंपॉर्टेंट अर्ली स्टडी ऑफ द नोवेल एज अ लिटरेरी फॉर्म। ठीक है ना भाई, जो ये बुक है ना एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, एक इंपॉर्टेंट अर्ली स्टडी है किसकी? एज अ लिटरेरी फॉर्म, यानी पुराने टाइम में इसको एज अ नोवेल पढ़ा जाता था। किस फॉर्म में? लिटरेरी फॉर्म में। लिटरेरी फॉर्म समझते हो ना, बहुत सारी लिटरेरी फॉर्म होती है, जैसे कि भाई पोयम होती है ना भाई, कोई स्टोरी हो गई, और आपका कोई लिटरेचर हो गया। ये सब क्या है? आपका लिटरेरी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, कोई ड्रामा हो गया, ये सब लिटरेरी फॉर्म है। तो भाई नोवेल को जो है ना एज अ लिटरेरी फॉर्म पढ़ा जाता था। इस बुक को एज अ लिटरेरी फॉर्म पढ़ा जाता था, ध्यान रखना, एज अ अर्ली स्टडी, यानी पुराने टाइम पे, अर्ली टाइम पे, समझ रहे हो। आगे चले, और इट हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड हाउ टू रीड एंड एनालाइज अ नोवेल क्रिटिकली। तो भाई ये जो एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल है ना, बेसिकली यहाँ पर बताते क्या है? बेसिकली एस्पेक्ट्स का मतलब समझो। एस्पेक्ट्स का मतलब सिंपल सा होता है कि एक नोवेल के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। एक नोवेल की जब हम बात करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कि नोवेल कैसे बनती है, तो ये होते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल, है ना भाई। तो यही जो बुक है ना अपने एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, ये मदद करती है रीडर्स को कि भाई रीड कैसे करना चाहिए हमें नोवेल को। ये बताती है हमें, ये बुक जो है, आगे पता भी चलेगा आपको कि भाई एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल हमें बताती है कि हमें कैसे रीड करना चाहिए और कैसे क्रिटिकली हमें एनालाइज करना चाहिए नोवेल को। यही नहीं कि नोवेल में जो बोल दिया उसको आप बस क्या कर रहे हो, आप बस ऐसे हुबहू मान ले रहे हो, नहीं, हमें क्रिटिकली एनालाइज करना जो नोवेल में बातें लिखी। ठीक है, आगे चले। द एम ऑफ दिस यूनिट इज टू इंट्रोड्यूस द जॉनर ऑफ नोवेल एंड इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो जो यूनिट है बेसिकली इसका एम ही यही है कि भाई हमें क्या बताना है? नोवेल का जॉनर बताना है, कि नोवेल किस कंटेक्स्ट में लिखी जाती है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। क्या टॉपिक अपना सेपरेट, ठीक है, वही बात करेंगे कि भाई डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। जो फोर्स्टर है डज नॉट ओनली डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल्स, he mainly explains the general method of reading and understanding novels critically and completely। आपको ध्यान रखना है, फोर्स्टर कभी ये नहीं बताते हैं कि इन्होंने ये डिस्कस नहीं करा कि नोवेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कि नोवेल का जन्म कैसे हो गया। इन्होंने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल्स के बारे में बात नहीं करी है, बल्कि यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करते हैं, ये एक जनरल मेथड की बात करते हैं, किस प्रकार से हमें नोवेल को रीड करना चाहिए और समझना है नोवेल को कैसे क्रिटिकली और कंप्लीटली समझना है। जब नोवेल पढ़ोगे ना आप, तो नोवेल को किस तरीके से पढ़ना है, तो आपको कैसे समझ आएगा? जब यूनिट आप पढ़ लोगे ना, आपको समझ आ जाएगा भाई नोवेल को हमें किस तरीके से देखना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। He says that novels are often written in a simple and conversational style, so they may reveal their meaning in simple ways rather than in very serious criticism। तो कहते हैं जो नोवेल है ना, उनको अक्सर भाई बिल्कुल कैसे सिंपल वे में लिखना चाहिए, कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखना चाहिए। कन्वर्सेशन समझते हो ना आप, जैसे कोई दो लोग बात कर रहे हो, चार लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? कन्वर्सेशन होती है। तो ऐसे ही स्टाइल में बेसिकली जो है नोवेल लिखनी चाहिए, ताकि इनका जो मीनिंग है नोवेल का वो इजीली रिवील हो जाए, हमें पता चल जाए। समझ रहे हो भाई? ना कि एकदम सीरियस क्रिटिसिज्म हमें जो है, सीरियस क्रिटिसिज्म में हमको लिखना चाहिए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जो एक नॉर्मल रीडर है ना, वो नोवेल को समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, आगे सुनो। फोस्टर्स आइडियाज इन दिस बुक वर ओरिजिनली लेक्चर्स कॉल्ड द क्लर्क लेक्चर्स। जो फोस्टर के आइडिया है ना इस बुक के अंदर, जो ओरिजिनली लेक्चर्स थे, उनको हम क्या बोले जाते थे, क्या बोलते हैं भाई? क्लर्क लेक्चर्स बोलते हैं। ठीक है भाई, ऐसा क्यों? जो इनकी जो स्पीच थी, किसकी स्पीच? जो फोस्टर है ना, इन्होंने जो भी इनके आइडियाज जो स्पीच है, इन्होंने कहाँ पे दी थी भाई? ट्रिनिटी कॉलेज में दी थी, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है।
तो ये जो इन्होंने यहाँ पे लेक्चर्स दिए ना, इसको स्पॉन्सर्ड किसने करा था? यहाँ पर क्लार्क नाम का एक बंदा था, उसने स्पॉन्सर करा था। इसी वजह से जो यहाँ पर इन्होंने लेक्चर्स दिए ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर, उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है भाई? क्लार्क लेक्चर्स भी बोला जाता है, ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर इसलिए लाइन लिखी है कि जो फोस्टर के आइडिया है इस बुक के अंदर वर ओरिजिनली लेक्चर्स कॉल्ड द क्लार्क लेक्चर्स, तो इसलिए इनको क्लार्क लेक्चर्स ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैंने आपको बता दिया। जब इन्होंने लेक्चर दिया कॉलेज में, तो स्पॉन्सर किसने करा? इसने करा। बिकॉज द बुक कम्स फ्रॉम लेक्चर्स, इट्स लैंग्वेज इज क्लियर, सिंपल एंड कन्वर्सेशनल। अब भाई जो बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, कहाँ से आती है? ये क्या आती है भाई? एक लेक्चर की फॉर्म से। और लेक्चर हमेशा कैसे दिए जाते हैं? बिल्कुल क्लियर, सिंपल एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल में दिए जाते हैं, और मेकिंग इट इजी टू अंडरस्टैंड, जो है इस नोवेल को समझने के लिए काफ़ी आसान बना दे। समझ आ रहा है भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कहीं भी दिक्कत आ रही है थोड़ा सा पीछे करो वीडियो को, वापस देखने की कोशिश करो, समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब पहले टॉपिक की बात करते हैं, द ऑथर एंड हिज वर्क्स। ऑथर के बारे में तो बात हम कर ही चुके हैं, है ना? इनके काम क्या क्या हैं, इनके वर्क्स, इन्होंने कौन कौन सी नोवेल, है ना, क्या क्या इन्होंने लिखा, उसके बाद हम करेंगे। देखो भाई, तो E.M. फॉरेस्टर है ना, इनको कंसीडर करा जाता है वन ऑफ द ग्रेट लिटरेरी क्रिटिक्स ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया आपका? 1901 से लेकर 2000 तक, ठीक है ना भाई? तो इस टाइम के जो है ना, ये वन ऑफ द ग्रेट लिटरेरी क्रिटिक्स माने जाते थे, जो कि नोवेल लिखा करते थे ना भाई, किसी चीज को क्रिटिसाइज करा करते थे 20th सेंचुरी के। और हिज एसेज, रिव्यूज, आर्टिकल्स एंड पोएम्स आर कलेक्टेड इन 2 बुक्स। तो E.M. फॉरेस्टर ने जितने भी एसे, रिव्यू लिखे, आर्टिकल लिखे, पोएम लिखी है, वो इन 2 बुक में क्या है बेसिकली कलेक्टेड किए गए हैं। पहली बुक का नाम क्या है भाई? एबिंगर हार्वेस्ट। और दूसरी बुक का नाम क्या है? 2 चेयर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन 2 बुक में जो है बेसिकली इनके ऐसे, रिव्यूज, आर्टिकल वगैरह जो है इसमें कलेक्टेड है। और दीज वर्क्स एक्सप्लेन्स हिज आइडियाज अबाउट फिक्शन, आर्ट एंड लिटरेचर। जितने भी दोनों इनके वर्क्स है ना, जो इस दोनों बुक्स में कलेक्ट है, ये क्या बताते हैं भाई? इनके आइडियाज, E.M. फॉरेस्टर के क्या आइडियाज है फिक्शन के बारे में, आर्ट के बारे में, लिटरेचर के बारे में। समझ आ रहा है भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको ध्यान से समझ। आगे चल। फॉरेस्टर इज ऑल्सो फेमस नोवेलिस्ट एंड हिज नोवेल्स आर स्टिल वाइडली रीड टुडे। तो फॉरेस्टर है ना भाई, ये ग्रेट नोवेलिस्ट है, हमें पता भी है, इनके बारे में पढ़ते हैं हम। और इनके जो नोवेल्स है ना, आज के टाइम पर भी वाइडली, ब्रॉडली पढ़े जाते हैं। ठीक है, जो नोवेल्स पढ़ने का शौकीन होगा ना, उन सब कभी आप पूछना कि भाई E.M. फॉरेस्टर कौन है, वो बता देगा। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्टर, द नोवेल्स आर डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स लाइक पोइट्री और ड्रामा, है ना भाई? मतलब कि ये बता रहा है कि जो फॉरेस्टर है ना, उनके अकॉर्डिंग नोवेल कभी भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कभी नहीं करता है राइटिंग के अंदर, जैसे कि भाई पोइट्री और ड्रामा में होता है। देखो ना भाई, पोइट्री का डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकलता। पोइट्री का मीनिंग क्या होता है? बिटवीन द लाइन्स होता है। बिटवीन द लाइन्स का मतलब उसका मीनिंग जो लिखा होता है कभी वो होता ही नहीं है, उसका मीनिंग कुछ दूसरा होता है जो समझना पड़ता है। तो यहाँ पर पोइट्री के अंदर, ड्रामा के अंदर स्ट्रिक्ट रूल यूज होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉरेस्टर ये बताते हैं कि नॉवल में कभी भी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं होते हैं लाइक पोइट्री और ड्रामा। ठीक है। और द नॉवेल इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल लिटरेरी फॉर्म। जो नॉवेल है एक बहुत फ्लेक्सिबल लिटरेरी फॉर्म है, जिसको कोई भी नॉर्मल रीडर आसानी से समझ सकता है जो इंग्लिश जानता हो। और डिफरेंट लैंग्वेज में बेसिकली जो है ना नॉवेल्स लिखी जाती है, बट यहाँ पर हम नॉवेल की बात कर रहे हैं किस फॉर्म में, किस फॉर्म में बात कर रहे हैं भाई? इंग्लिश की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। एक नॉवेल अलग अलग लैंग्वेज में लिखी जाती है, और नॉवेल को हम हिंदी में उपन्यास बोलते हैं, आपको पता भी होगा। ठीक है। एंड इन अ नॉवेल द राइटर हैज मोर फ्रीडम टू एक्सप्रेस आइडियाज थ्रू कैरेक्टर्स। तो नॉवेल के अंदर क्या होता है, राइटर के पास ना फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है, भाई अपने आइडियाज को ना वो अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू वो एक्सप्रेस कर सके जो मन में चल रहा है लीडर। अ नोवेलिस्ट कैन डिस्क्राइब द आउटर लाइफ एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो भी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है नोवेलिस्ट, वो क्या कर सकता है, उस कैरेक्टर के पर्सनल एक्सपीरियंस और उसके आउटर लाइफ के बारे में डिस्क्राइब कर सकता है, यानी कि नहीं कर सकता, कर सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। आगे चलें। द राइटर कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स डीपली। एक राइटर जो है ना, पर्टिकुलर कोई भी कैरेक्टर जो उसने इंट्रोड्यूस करा है, तो उसके भाई इनर थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, उसको भी डीपली डिस्क्राइब कर सकता है, जिससे जब नोवेल पढ़े ना रीडर है तो उसको बिल्कुल कनेक्शन फील हो। ये ध्यान रखना है। और नोवेलिस्ट कैन यूज डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स एंड टेक्निक्स एंड इवन कंबाइन देम। नोवेलिस्ट जो है ना वे अलग अलग
राइटिंग स्टाइल यूज़ कर सकता है, टेक्निक्स यूज़ कर सकता है, और उनको आपस में कंबाइन भी कर सकता है। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स का यूज़ करके उसको, मतलब एक ही नॉवल के लिए वो अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स यूज़ कर रहा है, टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, एक ही नॉवल के लिए, ध्यान रखना है। एंड दे कैन राइट अबाउट मैनी डिफरेंट टॉपिक्स, और वो बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में लिख सकते हैं, ऐसे कोई बाधा नहीं है कि भाई एक ही टॉपिक के बारे में अपने को लिखना है। और नॉवेल्स ऑल्सो हेल्प टू शो द कल्चर, कस्टम्स एंड लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो किसी टाइम पीरियड के हमें कस्टम के बारे में बताना है, लाइफ के बारे में बताना है, कल्चर के बारे में बताना है, तो बता सकते हैं। नॉवेल्स जो है भाई हेल्प करती है ये शो करने में। नॉवेल्स होती क्या है भाई, नॉवेल्स पर्टिकुलर टाइम के बारे में बता रही होती है ना, कोई अर्ली टाइम पे क्या होता था क्या नहीं, तो नॉवेल्स उसी बारे में बताई जाती है। ध्यान आपको रखना है, जो आपकी नेक्स्ट यूनिट आप पढ़ोगे ना, आनंद मठ एंड आपकी जो आज़ादी है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ये तो नॉवेल्स के बारे में बताते भाई नॉवेल इंपॉर्टेंट क्या है, नॉवेल को कैसे पढ़ना चाहिए, बट जो नेक्स्ट ना भाई वो मस्त है एकदम, ठीक है, ध्यान रखना। तो वही है, तो नॉवेल जो ना कल्चर के बारे में, कस्टम के बारे में, लाइफ के बारे में बताती है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या चल रहा था, लोग कैसे जी रहे थे, उनका कल्चर क्या था, उनका कस्टम क्या था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चले आगे भाई, तो आपकी बुक में वर्क्स दे रखे थे किसके, E.M. फोरेस्टर के, फटाफट हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका बिल्कुल भी, क्योंकि आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चन नहीं आते। तो नॉवेल्स जो उन्होंने लिखी है, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड 1905 में लिखी थी, द लॉन्गेस्ट जर्नी 1907 में, अ रूम विद अ व्यू एंड होवर्ड्स एंड इन्होंने लिखी है, अ पैसेज टू इंडिया एंड मॉरिस, और बेसिकली इस टाइम पे रिटर्न फॉर्म में लिखी थी इन्होंने और पब्लिश करी गई थी 1971 में। आर्कटिक समर, ठीक है, और 1980 में, और उसके बाद प्लेज एंड पेजेंट्स जो कि एमिंगर हार्वेस्ट है, जिसमें उनके बहुत सारे ऐसे रिव्यूज वगैरह कलेक्टेड हैं, ठीक है ना, और इंग्लैंड प्लीजेंट लैंड 1940 में इन्होंने यहाँ पे लिखी थी, तो प्लेस की फॉर्म में है, ठीक है। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म जिन्होंने लिखा है वो है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, जो हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। और मतलब लिटरेरी क्रिटिसिज्म समझते हो, जो लिटरेचर होता है, जो लिटरेरी होता है उसको क्रिटिसाइज करना, तो उन्होंने लिखा है, वो बताया ना कि भाई नॉवल को किस तरह से लिखा जाना चाहिए, तो यहाँ पर वही हम पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने इसमें यही बताया है। एंड द फेमिनाइन नोट इन लिटरेचर ये इन्होंने लिखी हुई है, ध्यान रखना आपको भाई। आगे चलते हैं, बायोग्राफी की बात करें तो गोल्ड्सवर्दी लॉज डिकिंसन एंड मैरी एन थ्रोटन एंड अ डोमेस्टिक बायोग्राफी 1956 में लिखा है। एंड ट्रैवल राइटिंग की बात करो, जो ट्रैवलॉग जिसे भी हम कह देते हैं, तो अलेक्जेंडर हिस्ट्री एंड गाइड एंड फ्राउज एंड पेरिलन जो कि इन्होंने लिखा है 1923 में। एंड द हील ऑफ देवी इन्होंने लिखी है, ठीक है भाई, इनके वर्क हैं। और अब आगे हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल, इसकी पूरी समरी की, जो आपके बुक में एज द हेडिंग पूरी दे रखी है, उसकी हम बात करेंगे भाई। देखो भाई, तो एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल है ना, इज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टडीज ऑफ नॉवल एज ए लिटरेरी फॉर्म, बता चुका हूँ। क्लार्क लेक्चर्स E.M. फोरेस्टर नहीं देते, बोला जाता है स्पॉन्सर्ड करा था इन्होंने। एंड इस समरी है, मतलब जो हमने पीछे पढ़ा ना, अब उसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको एक जगह पे मिलेगा, आपकी बुक के अंदर भी ऐसे बता रखा, तो हम बुक को ही फॉलो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फोरेस्टर, नॉवल गिव्स प्लेजर टू रीडर्स व्हेन इट हैज़ गुड कंटेंट एंड स्टाइल, ठीक है भाई। अगर नॉवल का कंटेंट अच्छा है, स्टाइल अच्छा है, तो ये क्या देते हैं भाई, प्लेजर देते हैं रीडर्स को, मतलब आनंद देते हैं, है ना भाई। ये कौन कहते हैं, फोरेस्टर कहते हैं, ये ध्यान रखना है। एंड ही एक्सप्लेन्स हिज आइडियाज यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम मैनी इंग्लिश नॉवेल्स। पर बेसिकली इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बहुत सारे आइडियाज को क्या करा है भाई, एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करा है, जो कि इन्होंने कहाँ से लिए, इंग्लिश नॉवेल से लिए हैं। और फोरेस्टर डिफाइंस अ नोवेल एज अ फिक्शन इन प्रोज ऑफ अ सर्टेन लेंथ। तो नोवेल बेसिकली है क्या, एक फिक्शन है, फिक्शन समझते हो ना, जिसमें सब कुछ काल्पनिक होता है, रियलिटी भी होती है, लेकिन फिक्शन में क्या होता है कि हम खुद से भी क्या करते हैं भाई, कैरेक्टर्स लिए आते जो रियल लाइफ में नहीं होते हैं, ताकि स्टोरी और अच्छी बने, ध्यान रखना। तो फिक्शन इन प्रोज ऑफ अ सर्टेन लेंथ, प्रोज समझते हो ना, जो आपने 12th 11th पढ़े चैप्टर्स, जैसे कि मैं 12th की बात करूँ, द लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर वगैरह आपने पढ़ा होगा, क्या प्रोज ही तो है ये। तो भाई एक फिक्शन है इन प्रोज फॉर्म, जो कि सर्टेन लेंथ का है, तो चैप्टर होता है, उसकी एक वर्ड लिमिट होती है, तो उस सर्टेन लेंथ में एक फिक्शन का होना वो क्या होती है, नोवेल होती है, ध्यान रख लेना भाई। एंड he was not fully satisfied with the rules of the Clark lectures because they allowed discussion
ओनली अबाउट इंग्लिश लिटरेचर आफ्टर चौसर। ठीक है भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने बोला है कि भाई सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं हुए। कौन, E.M. फोर्स्टर जो है बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो रूल्स थे ना भाई क्लार्क लेक्चर से, क्योंकि क्लार्क बंदा जैसे स्पॉन्सर करा था इसको, पूरे जो ये ट्रिनिटी कॉलेज में चल रहा था, कि यहाँ पे उन्होंने बोला था कि दे अलाउ डिस्कशन ओनली अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। ये उसी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में डिस्कशन अलाउ करेंगे जो कि चौसर के बाद से आया है। ठीक है ना भाई, चौसर जो है सबसे स्टार्टिंग का वो एक बंदा माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। ये माना जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर नोवेल की स्टार्टिंग ही चौसर के बाद हुई है। ठीक है, ये माना जाता है। तो उन्हीं, तो ये इनको अच्छा नहीं लगता था, किसको, E.M. फोर्स्टर को बिल्कुल भी ये सही नहीं लगता था कि भाई इसका डिस्कशन करना है ओनली अबाउट इंग्लिश लिटरेचर आफ्टर चौसर। तो चौसर के बाद का जो इंग्लिश लिटरेचर है तो उसके बारे में ही हमें क्या करनी है, डिस्कशन करना। तो इनको पसंद नहीं था ये। बिकॉज ऑफ दिस रूल नॉवेल्स रिटन इन अदर लैंग्वेजेस लाइक रशियन एंड फ्रेंच कुड नॉट बी डिस्कस्ड। समझ रहे हो भाई, तो यही डिस्कस कर सकते हो वो इंग्लिश लिटरेचर। तो इसीलिए जो नॉवेल्स लिखी गई है भाई अदर लैंग्वेज में, जैसे कि रशियन लैंग्वेज में, फ्रेंच में, उनको भी हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर इन नॉवेल्स के आइडियाज़ को यहाँ पर डिस्कस नहीं करा जा सकता था, तो इनको पसंद नहीं आया था, बिल्कुल भी ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे चलें। अब फोर्स्टर यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो, इंग्लिश पोइट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी बट इंग्लिश फिक्शन इज नॉट एज ग्रेट एज सम फॉरेन नॉवेल। समझ रहे हो भाई मैं ये कह रहा हूँ, जो इंग्लिश पोइट्री होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्वालिटी के मामले में, क्वांटिटी के मामले में, लेकिन जो इंग्लिश फिक्शन है ना, और इंग्लिश फिक्शन का मतलब यहाँ पे नॉवेल से ही है, ध्यान रख लेना। किससे है? नॉवेल से ही है। तो जो इंग्लिश फिक्शन है ना वो इतना ग्रेट नहीं है जैसे जो बाकी नॉवेल्स लिखी गई हैं अदर लैंग्वेज में, या जो कह लो आप फॉरेन नॉवेल्स जो हैं इतनी ग्रेट नहीं है। इंग्लिश फिक्शन इज नॉट एज ग्रेट एज सम ऑफ फॉरेन नॉवेल्स। फॉरेन नॉवेल्स बेटर है जो अदर लैंग्वेज में लिखी गई। ठीक है ना, ऐसा कौन कह रहा है भाई? फोर्स्टर कह रहे हैं, ध्यान रखना। ही कंपेयर्स फेमस राइटर्स। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, फेमस राइटर को क्या करा भाई, कंपेयर करा, जिसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है भाई, टोल्स्टॉय है, शोड अ वेरी कंप्लीट पिक्चर ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो टोल्स्टॉय जो है ना, ये क्या है, ये फेमस राइटर्स है जो कि नॉवेल लिखे इन्होंने। तो टोल्स्टॉय जो है ना, इन्होंने क्या करा है, और ये फॉरेन नॉवेलिस्ट है, ध्यान रखना है, जो कि इंग्लिश में ना लिख के दूसरी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो टोल्स्टॉय बेसिकली क्या कहते हैं, मतलब इन्होंने जो अपनी नॉवेल लिखी है, जो राइटर जिस तरीके के हैं, इन्होंने ना एक ह्यूमन लाइफ के कंप्लीट पिक्चर शो करी है अपने राइटिंग के अंदर। ऐसे ही दोस्टोवेस्की, ठीक है ना, दोस्टोयेवस्की जो है एक्सप्लोर द ह्यूमन सोल डीपली। तो यहाँ पर इन्होंने जो ह्यूमन की सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो डीपली क्या करा है भाई, एक्सप्लेन करा है, एक्सप्लोर करा है, अपने राइटिंग्स के अंदर बताया भी है। एंड मार्शल प्रोस्ट एनालाइज्ड मॉडर्न ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो भाई जो मॉडर्न ह्यूमन का कॉन्शियसनेस है ना भाई, इंसान कैसे सोचता है, जैसे कि आप अभी कॉन्शियस वे में हो, आप सोच रहे हो, आपका माइंड कॉन्शियस है, तो वही चीज़ है। तो इन्होंने कॉन्शियसनेस को जो है ना बेसिकली बहुत एनालाइज करा है, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो फोस्टर क्या कहते हैं, अ क्रिटिक मस्ट हैव ब्रॉड आउटलुक एंड नैरो थिंकिंग इज अ सीरियस फॉल्ट। ठीक है ना भाई, फोस्टर यहाँ पर ये लाइन में ये कहता है, बड़ा अच्छी लाइन है ये, कि जो क्रिटिक है ना, मतलब जो नॉवल आप लिख रहे हो ना, उसका एक ब्रॉड आउटलुक होना चाहिए। मस्ट हैव अ ब्रॉड आउटलुक। ब्रॉड आउटलुक का मतलब हो गया, उसको मतलब लिमिटेड मत करो एक लैंग्वेज तक, डिफरेंट लैंग्वेज तक की बात करो, डिस्कशन करो, है ना भाई। और बिल्कुल नैरो थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नैरो थिंकिंग क्या है, बेसिकली एक सीरियस फॉल्ट है नोवेल के लिए। नैरो थिंकिंग में समझते हो, नैरो थिंकिंग का मतलब अपनी सोच को छोटा कर देना, जो कि क्लार्क लेक्चर्स में उन्होंने बताया था, इंग्लिश लिटरेचर की बात करनी आफ्टर चौसर, तो ये नैरो थिंकिंग को दिखाता है। तो बताते हैं भाई फॉल्ट है, ये बहुत बड़ा सीरियस फॉल्ट है, एक ब्रॉडर आउटलुक होना चाहिए किसका, क्रिटिक का, नॉवेल्स का। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। एंड ही ऑल्सो क्रिटिसाइज द मेथड ऑफ क्लासिफाइंग नॉवेल्स बाय टाइम और सब्जेक्ट। ठीक है भाई, हम क्या ये भी इन्होंने क्रिटिसाइज करा है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल के अंदर, कि जो हम भाई क्लासीफाई कर देते हैं नॉवेल्स को टाइम के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, बेकार है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम दिस मेथड इज नॉट यूजफुल बिकॉज क्रिटिक्स आर टॉकिंग अराउंड बुक्स इंस्टेड ऑफ ट्रूली रीडिंग देम। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यही बोला इन्होंने कि जो मेथड है ना, कि मैंने क्लासीफाई कर दिया टाइम और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इससे क्या होता है ना, ये यूजफुल इसलिए क्योंकि जो क्रिटिक्स आर टॉकिंग अराउंड बुक्स इंस्टेड ऑफ ट्रूली रीडिंग देम।
तो जो भाई क्रिटिक्स होते हैं वो बुक्स के बारे में ही बता रहे होते हैं, क्रिटिक्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, नॉवेल्स जो लिखी जाती हैं, तो वो क्या कर रही होती है भाई, वो बुक्स के बारे में बात, जैसे ये एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल है कि क्या कर रही है, अलग अलग नॉवेल्स की बात यहाँ पर करी जा रही है। ऐसे जो क्रिटिक्स होती हैं ये बुक्स के बारे में बात कर रही होती है, टॉकिंग अबाउट अराउंड बुक्स इंस्टेड ऑफ ट्रूली रीडिंग देम, है ना भाई। तो बुक से ज़्यादा बुक की क्या बात करनी है, बल्कि उनको अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए, ये यहाँ पर ये कहते हैं, ठीक है। तो टाइम और सब्जेक्ट के हिसाब से बिल्कुल भी हमें रीड या हमें क्लासीफाई नहीं करना चाहिए। एंड द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अ नोवेल इज टू रीड इट केयरफुली एंड डिस्कवर्स इट्स मीनिंग, ना कि हम उसको टाइम या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें देन हम पढ़ने की कोशिश करें, नहीं। तो हमारे पास है बुक्स के बारे में सोचने से पहले भाई क्या करो, उसको ढंग से समझो, है ना, ट्रूली रीडिंग देम, और उसको रीड करो अच्छे से और उसको मीनिंग को समझो। और फोस्टर जो है ना चूजेस द वर्ड एस्पेक्ट्स, तो फोस्टर ने जो भी हेडिंग भी दी है ना अपने नोवेल की, क्या दी है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल। तो यहाँ पर फोस्टर क्या चूज करते हैं, एस्पेक्ट्स चूज करते हैं इन द टाइटल बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड, क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल है, ये क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, बहुत कठोर नहीं दिखता कि भाई टाइटल समझ आ जाए कि भाई नोवेल का क्या सीन है, समझ रहे हो। एंड अलाउइंग रीडर्स टू एनालाइज नोवेल इन डिफरेंट वेज, और ये अलाउ करते हैं, जो भी एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल पढ़ेगा ना वो रीडर समझ जाएगा भाई नोवेल को किस तरीके से पढ़ना चाहिए अपने को। इसलिए बोलते हैं कि जो रीडर को अलाउ करते हैं कि वो एनालाइज करे नोवेल को अलग अलग तरीके से, डिफरेंट वेज में, समझ आ गया। द 7 एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। द 7 एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, ध्यान सुनना। तो फोस्टर ने तो ये इंपॉर्टेंट 7 एस्पेक्ट्स बताए हैं अपनी इस नोवेल के अंदर, जैसे कि स्टोरी, कैरेक्टर, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न एंड रिदम। ये 7 एस्पेक्ट्स हैं कि किसके, एक नोवेल के। जब भी नोवेल लिखी जाती है कोई भी किसी भी टॉपिक पर, है ना, है तो फिक्शन वो, तो उसमें ये सब इंक्लूड जरूर होता है, एक स्टोरी भी होती है, कैरेक्टर भी होते हैं, प्लॉट होता है, एक फैंटेसी होती है, प्रोफेसी, पैटर्न, रिदम। अभी होते हैं क्या, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी आपको ही पता है कि कोई भी कहानी स्टोरी तो उसकी होती हो, पर नोवेल मेनली टेल्स अ स्टोरी मेड ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन टाइम ऑर्डर। तो नोवेल एक स्टोरी बता रही होती है जो कि एक अरेंज होती है टाइम ऑर्डर के हिसाब से, कि भाई पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो एक अरेंज, क्या अरेंज्ड है टाइम के हिसाब से, है ना भाई। तो इससे क्या बनती है, एक स्टोरी बन जाती है, जो इवेंट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर होने वाला है, इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम के बाद, यानी ये हुआ पहले, अब ये होना है, फिर ये होगा। तो ये इवेंट्स हैं जो कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, अरेंज्ड है, इससे क्या बनती है, एक स्टोरी बनती है। तो नोवेल मेनली टेल्स अ स्टोरी मेड ऑफ इवेंट्स जो कि टाइम के अकॉर्डिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, और द स्टोरी मेक्स रीडर्स क्यूरियस अबाउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। एक स्टोरी ही होती है एक नोवेल की जो कि रीडर को क्यूरियस बनाती है कि भाई आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। आप अगर बचपन में डोरेमोन वगैरह देखते थे, है ना, वो कॉमिक पढ़ा करते थे, आपने देखा होगा, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट एडिशन आया करते थे। यहाँ पर वो एक एडिशन खत्म तो उसके आगे की स्टोरी अगली कॉमिक में मिलेगी, तो वहाँ वो बड़े क्यूरियस रहते थे बच्चे यार कि नेक्स्ट में आगे क्या होगा, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, समझ रहे हो भाई। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली है, तो एक स्टोरी ही होती है जो कि रीडर को क्यूरियस बनाती है। अगर स्टोरी में दम होगा तो ही क्यूरियस होगा बंदा, अगर अगर क्यूरियस नहीं है तो उस, मतलब अगर स्टोरी में दम नहीं है, स्टोरी अच्छी नहीं है, तो वो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो स्टोरी रीडर को भाई आगे पढ़ने के लिए मजबूर करती है, ध्यान रखना। और अ गुड स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल, जब अच्छी स्टोरी होगी वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और एक और बिल्कुल मीनिंगफुल होनी चाहिए, मतलब जब रीडर उसको एंड में ख़त्म करे ना तो मजा है, कुछ मीनिंग निकले, ठीक है। अब आगे देखो, अगला जो एस्पेक्ट है वो है पीपल, या जिसको आप करेक्टर्स भी कह सकते हो। तो फोस्टर एक्सप्लेन्स 2 टाइप्स ऑफ करेक्टर्स। तो फोस्टर ने यहाँ पर 2 टाइप के करेक्टर्स की बात करी है, एक फ्लैट करेक्टर्स और राउंड करेक्टर्स, ठीक है। अब फ्लैट करेक्टर्स क्या होते हैं, राउंड करेक्टर्स क्या होते हैं, उसकी बात करते हैं। देखो पहले हम बात करेंगे फ्लैट करेक्टर्स की। तो फ्लैट करेक्टर्स बेसिकली हैव ओनली 1 और 2 मेन क्वालिटीज, ठीक भाई। जो फ्लैट करेक्टर्स वाले, समझो आप, जो भी फ्लैट करेक्टर्स की कैटेगरी में आएंगी तो पूरी नोवेल के अंदर, पूरी स्टोरी के अंदर उनकी जो, उन करेक्टर की जो, ऐसे करेक्टर जिनकी केवल 1 और 2 मेन क्वालिटीज ही शो करी गई है, तो फ्लैट करेक्टर में आते हैं। इजी टू रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर, कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 1 सेंटेंस, ऑफन कॉल्ड टाइप्स और
कैरी कैचर्स, ठीक है ना भाई। देखो क्या होता है कि ऐसे कैरेक्टर है जिनको आप एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इनकी क्वालिटी कितनी है, एक होगी या तो दो होगी, और इजी टू रिमेंबर है इनकी क्वालिटीज। समझ रहे हो भाई। जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स अपनी लाइफ में, है ना। तो आपने देखा होगा एक सुब्बू नाम का बंदा था उसमें, जो जिसकी बहुत मल्टीपल क्वालिटीज थी, टैलेंट थी। तो उसको इजी टू रिमेंबर नहीं, मतलब उसको आसानी से याद नहीं रख सकते उसकी क्वालिटी को, में बहुत सारे सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। लेकिन फ्लैट करेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि फ्लैट करेक्टर्स में बात करूँ ना अगर मैं उस चैप्टर के अंदर में, क्या होता है फ्लैट करेक्टर्स, वहाँ पर एक ऑफिस बॉय होगा, आपने पढ़ा हो तो। बाकी ध्यान आपको क्या रखना है कि जो एक सेंटेंस में इजीली डिस्क्राइब हो जाए, जिसकी वन एक से दो एक क्वालिटी हो जो कि हमें इजीली याद रहे, वो फ्लैट करेक्टर्स में आएगा, है ना। और राउंड करेक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी भाई कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मतलब कि जिनकी क्वालिटी है ना बहुत ज़्यादा होती है, मल्टीपल क्वालिटीज, मल्टीपल क्वालिटीज, जिसको रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड हैव मैनी क्वालिटीज एंड इमोशन, जिनके बहुत सारे इमोशन जो हर हर एक इवेंट में चेंज हो रहे हैं, स्टोरी के हर एक इवेंट में चेंज हो रहे हैं। एंड चेंज एंड डेवलप इन द स्टोरी, जिनके इमोशन, जिनकी फीलिंग, जिनकी क्वालिटी हर एक पूरी स्टोरी के अंदर चेंज हो रही है, डेवलप हो रही है, तो उनको बोलते हैं राउंड कैरेक्टर्स। समझ आ गया भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ध्यान रखना आपको। जैसे कि आप इस पिक्चर को देखो, ये कोई दो कैरेक्टर होंगे जिनको हम देख के समझ जाएंगे इनकी क्वालिटी एक से दो ही होगी, लेकिन अब यहाँ पर ये इसके साथ है, अब ये लड़की अब यहाँ पर इसके साथ है ना, मतलब एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाया गया है। तो पहले जो इवेंट आया होगा उसमें इसके अलग क्वालिटी बताई गई होगी, फिर दूसरा जो इवेंट आया होगा उसकी जो है अलग क्वालिटी बताई होगी स्टोरी के अंदर। तो मल्टी डायमेंशनल होगी यहाँ पर एक कैरेक्टर, उसको बोलेंगे राउंड कैरेक्टर। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लॉट की बात कर लेते हैं। प्लॉट बेसिकली क्या, स्टोरी इवेंट्स अरेंज इन टाइम ऑर्डर, स्टोरी इसको बोलते हैं हम। प्लॉट कई बार बच्चा क्या करता है, स्टोरी प्लॉट को एक सिमिलर समझ लेता है, ऐसा नहीं है। स्टोरी बेसिकली बता चुका जो कि इवेंट्स जो है ना अरेंज हो रखा है टाइम ऑर्डर के बाद, कि पहले ये होना है देन ये होना है। लेकिन प्लॉट क्या होता है ना, इवेंट्स अरेंज विद कोज एंड इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, प्लॉट देखो, द किंग डेड एंड क्वीन डेड बिकॉज ऑफ ग्रीफ, मतलब कि वो किंग मर गया ना तो उसकी दुख में क्या मर गई, और मर गया मतलब क्वीन मर गई, ठीक है ना। तो वही चीज क्या होता है भाई, प्लॉट की स्टोरी है, बहुत सारे प्लॉट आ रहे हैं, है ना भाई। क्लाइमेक्स आप समझ सकते हैं, बहुत सारे प्लॉट्स आ रहे हैं, यानी इवेंट्स अरेंज्ड विद कोज एंड इफेक्ट। भाई कुछ हुआ उसका ये इफेक्ट पड़ा, जैसे कि किंग की डेथ हुई, उसके दुख से उसके ग्रीफ से क्वीन भी चल बसी भाई। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया प्लॉट। लेकिन अगर मैं स्टोरी की बात करूं, किंग की डेथ हुई देन क्वीन भी डेड हो गई, है ना भाई। तो ये एक अरेंज्ड मैनर में क्या एक स्टोरी है। बट प्लॉट में क्या हुआ, पहले कोज बताया, देन जो हुआ ना उसका इफेक्ट बताया, इस कोज का इफेक्ट क्या हुआ ये बताया। तो प्लॉट आपको समझ आया भाई, जो कि हमें स्टोरी के अंदर देखने को मिलता है। एंड अ गुड प्लॉट नीड्स, अगर हमें बात करें एक अच्छे प्लॉट की, एक गुड प्लॉट की जो होता है उसको जरूरत क्या होती है, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस फ्रॉम रीडर्स एंड बैलेंस बिटवीन इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स। करियो भाई, तो पहला तो यही है, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस फ्रॉम रीडर सस्पेंस, ठीक है ना भाई। मतलब एक सस्पेंस होना चाहिए, मेमोरी और इंटेलिजेंस का यूज प्रॉपर होना चाहिए स्टोरी के अंदर, और बैलेंस होना चाहिए इवेंट्स के बीच में, करेक्टर्स के बीच में, यानी कि फटाफट अलग अलग करेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड करेक्टर शुड इन्फ्लुएंस द स्टोरी, समझ रहे हो भाई, अदरवाइज इवेंट्स विल कंट्रोल एवरीथिंग। जो करेक्टर्स है ना भाई वो स्टोरी को इन्फ्लुएंस करने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, जो इवेंट्स है ना वो हर चीज को कंट्रोल करेंगे, ना कि करेक्टर्स, बल्कि करेक्टर्स को कंट्रोल करना है हर चीज, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। तो ये गुड प्लॉट्स, गुड प्लॉट की अगर हम बात करें ना, जैसे क्यूरियस बने जो रीडर है वो सब होना चाहिए। उसके बाद है फैंटेसी, क्या है भाई, फैंटेसी। राइटर समटाइम्स यूज इमेजिनेशन और मैजिकल एलिमेंट्स। तो फैंटेसी मतलब सिंपल सा होता है, जहाँ पर आप इमेजिनेशन की बात कर लो, आपके मन में कुछ भी चल रहा है, आप एक अलग इमेजिनेशन वाली दुनिया में जी रहे हो, वो फैंटेसी है आपकी, समझ रहे हो। तो राइटर्स कई बार क्या करते हैं, इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, मैजिकल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, ताकि जो उनकी स्टोरी बहुत अच्छी बने,
है ना भाई। तो फैंटेसी में ऑल्सो अपीयर इन अनयूजुअल इवेंट्स और स्ट्रेंज सिचुएशन, नॉट ओनली मैजिक। राइटर्स में ऑल्सो यूज पैरोडी और एडेप्टेशन ऑफ ओल्ड स्टोरी। क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जो बताया गया है, फैंटेसी ना में अनयूजुअल इवेंट्स जो हम सोचते भी नहीं है। यूजुअल इवेंट्स क्या होगा, तो हमें पता है कि ये होगा। अनयूजुअल इवेंट ये हो गया या स्ट्रेंज सिचुएशन ये होगी जो हमको एक्सपेक्ट भी नहीं करी और वो हो गई, और वो आई कहाँ से, वो आई राइटर की इमेजिनेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यही बोला है जो राइटर है वो कई बार जो है वो पैरोडी यूज कर सकता है, एडेप्टेशन यूज कर सकता है, जो ओल्ड स्टोरी लिखी गई थी उसको मतलब थोड़ा कॉपी करके एडजस्ट करके यहाँ पर यूज कर सकता है अपनी स्टोरी के अंदर, तो बोलते हैं फैंटेसी। ठीक है। प्रोफेसी क्या होती है, करेक्टर्स रिप्रेजेंट बिगर यूनिवर्सल आइडियाज और मैसेज। जो करेक्टर्स होते हैं ना भाई, वो क्या कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सल आइडिया हो गया जो बिल्कुल ट्रूथ है, सच है, उसको बदला नहीं जा सकता है, या कोई यूनिवर्सल मैसेज है, वो अपने थ्रू जो है बेसिकली करेक्टर्स सिंबलाइज कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और प्रोफेसी एक्सप्रेस ब्रॉड एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, जो मैं बता चुका हूँ, है ना भाई। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको बदला नहीं जा सकता है, जो बहुत हार्श भी हो सकता है ना, तो उसको भाई करेक्टर्स कई बार बता रहे होते हैं। तो देखते ना मूवी वगैरह बनती है तो कई करेक्टर किस एक बड़े गहरे मुद्दे को बता रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने आप में ही, तो करेक्टर ही बोल रहा होता है। अब पैटर्न की बात करें भाई, पैटर्न इज द ओवरऑल शेप और स्ट्रक्चर ऑफ द नोवेल। ठीक है, तो पैटर्न मतलब कि किस पैटर्न में जो नोवेल है या जो स्टोरी है वो लिखी गई है। तो एग्जांपल्स ऑफ पैटर्न की मैं बात करूं, ठीक है भाई, पैटर्न यही हो गया भाई, शेप क्या स्ट्रक्चर क्या है नोवेल का। तो एग्जांपल ऑफ पैटर्न की बात करते हैं, जैसे कि सर्कल पैटर्न होता है, हॉरग्लास पैटर्न होता है। ठीक है, तो सर्कल पैटर्न में क्या होता है, द करेक्टर एंड्स वेयर द स्टोरी स्टार्टेड। समझ रहे हो भाई, तो सर्कल पैटर्न क्या होता है भाई, यही होता है कि करेक्टर क्या कर रहे हैं भाई, एंड हो रहे हैं, हाँ स्टोरी स्टार्ट हो रही है, करेक्टर अपने क्या होगा भाई, एंड हो गए और स्टोरी स्टार्ट हो रही है। जो ये हो गया अपना सर्कल पैटर्न, ऐसे वाला। ठीक है भाई, एक सर्कल पैटर्न हो गया भाई, अपने करेक्टर एंड स्टोरी स्टार्टेड। लेकिन हॉरग्लास पैटर्न में क्या होता है, वन करेक्टर राइज वाइल अनदर फॉल्स, यानी कि मान लो एक हीरो गया दूसरा हीरो आ गया, वो भाई अनएक्सपेक्टेड होता है, जहाँ पे इमेजिनेशन वगैरह सब काम कर, जो पीछे के एस्पेक्ट्स मैंने बताया नोवेल के वो इंक्लूड हो जाते हैं, ऐसे पैटर्न बनता है। सर्कल पैटर्न में करेक्टर जाए गया स्टोरी स्टार्ट हुई अलग से एक, है ना, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन हॉरग्लास पैटर्न में क्या होता है कि एक करेक्टर गया दूसरा राइज हो गया। ठीक है भाई, और पैटर्न हेल्प करता है रीडर्स को सी द नोवेल एज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। यही बात है कि पैटर्न जो है वो हेल्प करता है रीडर को ये देखने में कि नोवेल कंप्लीट स्ट्रक्चर की फॉर्म में है या नहीं, किस स्ट्रक्चर में लिखी गई है। और हाउ एवर द स्ट्रक्चर मस्ट डेवलप नेचुरली, नोट की पोस्ट। जो स्ट्रक्चर है ना बिल्कुल नेचुरली डेवलप होना चाहिए, कैसे नेचुरली, अब वो सर्कल पैटर्न है या हॉरग्लास पैटर्न है वो डिसाइड होता है, नेचुरली होनी चाहिए, बस कहने का मतलब ये है, ना कि फोर्स्ड तरीके से आप उसका पैटर्न डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। एक आउटलाइन होनी चाहिए मन के अंदर, बट फोर्स तरीके से, नेचुरल तरीके से डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिदम। क्या है रिदम, तो रिदम इज क्रिएटेड बाय रिपीटिंग आइडियाज, वर्ड्स और इवेंट विद स्मॉल चेंज। ठीक है भाई, तो रिदम बेसिकली वही आपने सुना होगा ना कि एक जो पोइट्री होती है या पोएम होते हैं काफी रिदम है इसके अंदर, मतलब जहां पर एक वर्ड आप एंड कर रहे हो अगली लाइन भी उसकी एंड उसी ट्यून के साथ हो रही है, तो रिदम होती है एक तरह से। तो यही चीज है, रिदम इज क्रिएटेड बाय रिपीटिंग आइडियाज, आइडियाज को रिपीट कर दिया, वर्ड्स को रिपीट कर दिया, इवेंट्स को रिपीट कर दिया, बहुत स्मॉल चेंजेस के साथ। यही तो होता है भाई, आप लाइन पढ़ते हो, यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई, एंड में वही लाइन आ गई, यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई, एंड में फिर वही लाइन वही वर्ड आ गया। तो स्मॉल वर्ड्स आइडियाज एंड इवेंट्स वापिस स्मॉल चेंजेस के साथ रिपीट जब हो जाते हैं तो रिदम होता है। इस रिपीटेशन से क्या होता है ना, फीलिंग लाइक एन एको और मेमोरी, तो उससे एको और मेमोरी वाली फीलिंग हमें आ रही होती है, बड़ा मजा आ रहा होता है, मतलब जब भी पोएम वगैरह पढ़ने में मजा आता है। एंड रिदम कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोवेल लाइक म्यूजिक कनेक्ट्स नोट्स। ठीक है भाई, जैसे म्यूजिक हमको कनेक्ट करता है ना, वैसे ही रिदम क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं ना नोवेल के तो कनेक्ट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला टॉपिक, द नोवेल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो नोवेल है सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है,
बात है, बिल्कुल सही बात है। अब जो अगली स्टोरी आप पढ़ोगे, अगली नॉवल आप पढ़ोगे ना, यूनिट सेकंड, आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती है एक नॉवल। कि नॉवल अक्सर वो बात कह जाती है जो हकीकत में किसी कोई कहता नहीं है, सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती है। देखो भाई, लिटरेरी स्टोरीज रिफ्लेक्ट द कल्चर, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी। सही बात है। जो लिटरेरी स्टोरीज होती हैं, साहित्य जिसको हिंदी में हम कह देते हैं, है ना, वो अक्सर क्या करते हैं, जो सोसाइटी के ट्रेडिशंस होती है, क्या वैल्यूज को वो फॉलो करते हैं, क्या कल्चर है उनका, वो रिफ्लेक्ट करती है, बताते। रिफ्लेक्ट मतलब क्या, बताना। आप यूँ समझ लीजिए जैसे आपने कुछ पढ़ा है ना, आपको कितना वो समझ आया, आप खुद से आप पूछ रहे हो, तो ये क्या रिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसे सोसाइटी में जो चल रहा है ना, वो एक्चुअल में है क्या, उसका रिफ्लेक्शन क्या है, मतलब चल क्या रहा है मामला, वो पता करना, वो हमें लिटरेरी स्टोरी से पता चल जाता है। तो लाइक अ मिरर, नोवेल शोज द सोसाइटी इन विच इट इज रिटन। ठीक है भाई। तो एक मिरर के जैसे हम खड़े हो जाते हैं मिरर के सामने, तो हमें दिखता है, रिफ्लेक्शन होता है वो, है ना। तो वही चीज़ है, वैसे ही जो नोवेल होती है एक मिरर की तरह काम करती है, सोसाइटी की हकीकत बता रही होती है। एंड नोवेल्स डू नॉट ओनली शो रियलिटी, दे मे ऑल्सो क्रिटिसाइज सोसाइटी। बल्कि सोसाइटी में कुछ कुप्रथा, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो नहीं होनी चाहिए। तो बल्कि यहाँ पर जो है भाई, ये नहीं बस रियलिटी शो करते हैं नॉवेल्स कि भाई सोसाइटी में कौन सा कल्चर है, क्या चल रहा है, कौन सी बातें या कौन सी प्रथाएं चल रही है, नहीं, ये तो होता ही है भाई, लेकिन क्रिटिसाइज भी करा जाता है सोसाइटी को, और प्रेजेंट अ बेटर वर्जन ऑफ वर्ल्ड, और बताया जाता है कि इसकी जगह पे ऐसा होना चाहिए, बेटर वर्जन ऑफ वर्ल्ड क्या होना चाहिए, इसको प्रेजेंट किया जाता है। और राइटर्स ऑफन यूज रियल फैक्ट्स एंड इवेंट्स एज मटेरियल, बट इट्स फिक्शन इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज हिस्ट्री। ठीक है भाई, यहाँ पर यह बताया गया है। तो यहाँ पर राइटर हमेशा यूज करता है भाई, रियल फैक्ट्स यूज करता है, इवेंट्स यूज करता है जो हकीकत में होते हैं, और एज मटेरियल, बट फिक्शन इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज हिस्ट्री। मतलब फिक्शन स्टोरी होती है, देखो सारी फिक्शन का मतलब होता है कि डिट्टो सेम नहीं होना, कुछ इमेजिनेशन भी हमारी इंक्लूड होती है। तो ये यहाँ पर बोला है कि भाई फैक्ट्स रियल होते हैं, इवेंट्स भी आ जाते हैं जो भी हमारी जरूरत होती है, लेकिन फिक्शन ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो हिस्ट्री है या जो समाज है बिल्कुल वही दिखा रहे हैं, नहीं, थोड़ा बहुत भाई डिफरेंट होगा, ताकि क्यूरियोसिटी बने रीडर के माइंड में। ठीक है, आगे देखो भाई, सिंस एंशियंट टाइम्स ह्यूमंस हैव ट्राइड टू रिकॉर्ड कल्चर एंड लाइफ, फॉर एग्जांपल थ्रू केव पेंटिंग्स एंड राइटिंग। समझ आया भाई यहाँ पर क्या बात बोली है। एंशियंट टाइम से, पुराने टाइम में क्या होता था ना, ह्यूमंस ने ट्राइड करा है भाई कल्चर और लाइफ को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि और कुछ टाइम पर तो हुआ नहीं था, होता नहीं था उस टाइम पे, ना कि कोई नॉवेल लिख रहा है या कोई रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन से, नहीं। तो वो क्या करते थे भाई, पुराने टाइम में ह्यूमंस भाई रिकॉर्ड करने की कोशिश करते थे अपने कल्चर और लाइफ को। कैसे, आपने केव पेंटिंग्स का नाम सुना होगा, है ना, केव में कुछ पेंटिंग टाइप बना दी, या आपने देखा होगा राइटिंग्स, उन्होंने टैबलेट्स वगैरह टाइप हुआ करती थी, उन्होंने क्या कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया उस पर खरूच खरूच के, है ना, या आप समझ सकते हो राइटिंग अलग अलग फॉर्म में वो लिखते थे, या दीवार के ऊपर ही लिख दिया केव की। तो केव पेंटिंग है राइटिंग एग्जाम्पल है कि कैसे एंशियंट टाइम में जो ह्यूमंस है वो रिकॉर्ड करा करते थे अपने कल्चर को। ठीक है भाई, मुझे बताना कुछ केव पेंटिंग्स एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में। देखो, अब लिटरेचर इंक्लूड करता है फिलोसफिकल आइडियाज को, रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सोसाइटी एंड इमेजिनरी और आइडियल सोसाइटीज। तो फिलोसफिकल आइडिया सिंपल से होते हैं भाई, है ना, जैसे कि आप सुनते होंगे कि बहुत लोग ऐसे बात करते, तुम जिसको आप बोल देते हो भाई क्या ज्ञान दे रहा है ना, फालतू का भाषण दे रहा है। तो बेसिकली फिलोसफिकल बातें कर रहा होता है कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है। तो ऐसा, जैसे आपने ओशो को सुना होगा ना, तो बेसिकली फिलोसफिकल बातें ही करते हैं, तो वही चीज़ है। और सोसाइटी का रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन देना, लिटरेचर हमेशा यही बातें करता है, और कई बार इमेजिनरी बातें भी करता है लिटरेचर, और एक आइडियल सोसाइटीज कैसी होनी चाहिए लिटरेचर हमें बता रहा होता है। तो मैं कह सकता हूँ सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल इश्यूज आर ऑफन शोन इन लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर हमेशा ये बातें जो हैं बताई जाती है, शो करी जाती है। एंड ऑल राइटर्स, पोएट्स, ड्रामेटिस्ट, नोवेलिस्ट एंड एसेइस्ट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल ऑफ देयर टाइम। यानी अपने टाइम की, जो उस टाइम के वो बंदे थे उसी की चीज़ तो लिखेंगे जो टाइम पे वो देख रहे हैं। तो वही चीज़ है, जितने भी ऐसे वगैरह, जितने नोवेलिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं वैल्यूज़ को और लाइफस्टाइल को उनके टाइम की, उनके टाइम पे क्या वैल्यूज़ थी, क्या लाइफस्टाइल फॉलो होता था उसके बारे में। समझ आया भाई। एग्जाम्पल देखो, जो नोवेल है आनंद मठ, जो कि आप पढ़ोगे कब, अगले यूनिट में। तो नोवेल है आनंद मठ, एग्जाम्पल के लिए बताया यहाँ पर, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर ये बताते हैं
अब ये बंकिम चंद्र चटर्जी अपने टाइम की बातें बताएंगे, तो वही बता रहे हैं आनंद मठ में ये। तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी क्या शो करते हैं, सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1770। तो 1770 के टाइम पे बंगाल की सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में बताते हैं। सन्यासी रेबिलियन के बारे में बताते हैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना आगे के जो यूनिट है का क्यूरियोसिटी आपके खत्म हो जाएगी उसके लिए, ठीक है ना भाई। एंड सफरिंग ऑफ पीपल, सन्यासी रेबिलियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। एंड सफरिंग ऑफ पीपल ड्यूरिंग द बंगाल फेमाइन, तो जो बंगाल में सूखा पड़ा था, फेमाइन आया था, तो उस टाइम पे लोगों ने कैसे सफ़र करा, है ना, अंग्रेजों ने कैसे भाई लूट खसोट करी, तो वो सब के बारे में आपको यहाँ पर इन आनंद मठ नोवेल में देखने को मिलती है। ऑल्दो इट इज़ अ फिक्शनल स्टोरी, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ दैट टाइम। फिक्शनल है, कुछ बातें इंक्लूड करी गई अपनी तरफ से, इमेजिनेशन डाली गई है, पूरी रियलिटी नहीं है बट बहुत हद तक रियलिटी है उस टाइम की सोसाइटी और कल्चर के बारे में। एंड ऑथर इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज हर टाइम, एन ऑथर इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर टाइम, सो राइटर्स नेचुरली रिप्रेजेंट द सोसाइटी दे लिव इन। यानी जो सोसाइटी बेसिकली राइटर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं अपने उस टाइम के, जो कि अपने उस टाइम के सोसाइटी के बारे में बता रहे होते हैं, नेचुरली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं। और आगे देखो भाई, अब रियलिज्म एंड फैंटेसी, है ना, पीछे हमने पढ़ा भाई फैंटेसी के बारे में। तो रियलिज्म वर्सेस फैंटेसी क्या होता है, अधिकतर बच्चों को पता होगा, लेकिन आप देखो ड्यूरिंग फॉरेस्टर्स टाइम देयर वाज अ डिबेट अबाउट रियलिज्म एंड फैंटेसी इन नॉवेल्स। तो फॉरेस्टर के टाइम पे ना बेसिकली एक डिबेट चलती थी रियलिज्म और फैंटेसी को लेकर नॉवेल के अंदर। तो हेनरी जेम्स सेड नॉवेल शुड, तो हेनरी जेम्स क्या बोलते हैं कि नॉवेल कैसी होनी चाहिए, तो रियलिटी ऑब्जेक्टिवली एंड बी सिमिलर टू हिस्ट्री इन प्रेजेंटिंग रियल लाइफ। तो नॉवेल को हमेशा बिल्कुल रियलिटी दिखानी चाहिए, जो कि ऑब्जेक्टिवली मतलब किस एम से आप दिखाना चाह रहे हो वो बताना चाहिए, एंड सिमिलर टू हिस्ट्री, बिल्कुल हिस्ट्री के बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है। एंड अनदर व्यू सपोर्ट फैंटेसी, ये बोलते हैं भाई मतलब कि जो ये हेनरी जेम्स है कि भाई फैंटेसी यूज मत करो, बिल्कुल रियलिटी दिखाओ। लेकिन ये जो यहाँ पर अपने जो दूसरे व्यू आते हैं सपोर्ट में, किसके, फैंटेसी के सपोर्ट में एंड इमेजिनेशन के सपोर्ट में, कि भाई फैंटेसी एंड इमेजिनेशन भी होना चाहिए, वेयर राइटर्स क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड देन द रियल वन, है ना, जिसमें क्या इमेजिनेशन और अपनी फैंटेसी यूज करेंगे, जिससे जो राइटर हैं वो बता सकते हैं कि एक बेटर वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, जो कि एग्जैक्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उससे अच्छा कैसे होना चाहिए, ठीक है। एंड पी शैली कोल्ड पोइट्स द अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना भाई। तो जो पोएट्स है ना बेसिकली ये क्या है, ये जिनको एक्नोलेज कभी करा ही नहीं गया है, ये क्या है भाई, लेजिस्लेचर्स है। लेजिस्लेचर समझते हो ना, जो बेसिकली हमारे प्रशासन में काम कर रहे होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिल वगैरह पास करने होते हैं, तो वही चीज़ है। तो ये अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेचर है वर्ल्ड के, जो कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए डिसाइड करते हैं, बट ये अनएक्नोलेज्ड है, इनको एक्नोलेज नहीं करा गया, इनकी बातों में कभी जोर नहीं दिया गया कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए। समझ आया भाई आपको, ये ध्यान रखना है। रोल ऑफ लिटरेचर की हम बात करते हैं कि भाई लिटरेचर का रोल क्या होता है। तो लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी इन विच वी लिव, तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, है ना, लिटरेचर को वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और लिटरेचर रिफ्लेक्ट करता भी। आप कोई भी लिटरेचर पढ़ लो, आपको वहाँ पर दिखेगा कि सोसाइटी के बारे में बातें करी गई हैं। एंड राइटर्स शो और क्रिटिसाइज द रियल कंडीशंस ऑफ सोसाइटी, जो राइटर्स है ना शो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं रियल कंडीशंस जो कि सोसाइटी की होती। एंड रियलिस्ट राइटर्स शो द प्रॉब्लम्स एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, जो राइटर रियलिस्ट राइटर्स होते हैं ना, जो बिल्कुल भी इमेजिनेशन यूज़ नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाते हैं सोसाइटी के। और फैंटेसी राइटर्स क्रिएट एन इमेजिनरी वर्ल्ड टू शो अ बेटर सोसाइटी, तो जो इमेजिनरी राइटर होते हैं फैंटेसी यूज़ करते हैं, वो दिखाते हैं कि इसके अलावा कैसे बेटर वर्ल्ड बन सकता है, बेटर सोसाइटी कैसे बन सकती है। तो मैं कह सकता हूँ कि लिटरेचर शोज बोथ गुड एंड बैड साइड्स ऑफ द रियलिटी, रियलिटी के अच्छे साइड भी और बुरी साइड भी दिखाते हैं। आगे देखो इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर, तो लिटरेचर कंटेन्स द वॉइसेस एंड एक्सप्रेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। तो लिटरेचर के अंदर हमेशा सोसाइटी और इंडिविजुअल्स की क्या होती है, वॉइस होती है, एक्सप्रेशन होता है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। और जो लिटरेचर अपना होता है, जो कि हम नॉवेल की बात कर रहे हैं भाई, नॉवेल क्या एक लिटरेरी फॉर्म ही है, तो लिटरेचर क्या करता है, हमें डिस्क्राइब करने में मदद करता है किसके बारे में, कल्चर, ट्रेडिशन, ह्यूमन फीलिंग्स और आइडियाज़ के बारे में,
और लिटरेरी वर्क्स हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड एंड द पास्ट एंड द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। तो लोगों का एक्सपीरियंस और पास्ट को समझने में मदद करता है ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, समझ आया भाई। तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट है वो हमने कंप्लीट कर लिया प्रॉपर तरीके से। अगर आप यूनिट पढ़ ले तो आप सारे क्वेश्चन जो इस यूनिट से आएंगे आप करने के लिए एबल हो। ठीक है भाई, और कमेंट में जरूर बता कर जाना भाई यूनिट कैसी लगी और नेक्स्ट यूनिट के लिए कितना एक्साइटेड हो। अगर कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। और वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपसे करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।